हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटी। हम लोग आज कैपेसिटर्स के नेक्स्ट वीडियो पर आ गए हैं। लास्ट वाले वीडियो में हम लोग ने डाइलेक्ट्रिक्स पर बहुत सारी बातें की थी, कुछ प्रॉब्लम्स भी लिए थे। एक प्रॉब्लम असाइनमेंट था जहां से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है भाई, प्रॉब्लम सामने है भाई। एक कैपेसिटर प्लेट है जहां पे डी थिकनेस वाला एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब और डी थिकनेस वाला एक कनेक्टर है। यहाँ भी डी, यहाँ भी डी, यहाँ भी डी, टोटल 5D लेंथ है इस विड्थ का। ठीक है, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स और वी वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाना है। नाउ ग्राफ बनाने के पहले हम लोग ये बात जानते हैं कि भाई अगर ये जगह वैक्यूम है और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपने को पता है E0 है, लेट्स से E0 है, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है? E0 बाई के, राइट। सिमिलरली अगर यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, क्योंकि कंडक्टर है, कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। We know the dielectric constant for conductor is infinity, तो E0 by infinity will be 0। अगेन ये वैक्यूम है तो वापस यहाँ पर E0 होगा एंड सो ऑन। तो अगर ग्राफ बनाने जाए तो इस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट E0, इधर का E0 by k, यहाँ का E0, यहाँ का 0 एंड यहाँ का E0। सो लेट्स डिवाइड दिस ग्राफ इनटू 5 पार्ट्स। 1 2 3 4 5। ठीक है, E0 x इक्वल्स 0 से लेके d तक, ये मान लेते 0 है, ये d 2d 3d 4d 5d, समझ आ रहा है? d 2d 3d 4d 5d। थोड़ा सा हैंड राइटिंग खराब हो गया, ठीक कर लेते हैं। ठीक है ना, ये हो गया E0। यहाँ पे कितना होगा बेटा? E0 बाई के। फिर यहाँ पे कितना होगा? फिर E0। ये कंडक्टर वाला रीजन है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। जानते भी अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में किसी भी कंडक्टर के बॉडी पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। क्यों? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ रहा तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो वहाँ चार्ज फ्लो करेगा। कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पे अपने बॉडी पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रखता है ताकि पोटेंशियल सेम रहे। ठीक है ना, तो जो भी हो ये इधर है। नेक्स्ट अगेन E0। ठीक है, दिस इज वॉट इज अबाउट E वर्सेस X ग्राफ। लेट्स ड्रॉ दी V वर्सेस X ग्राफ। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक स्टार्ट करते हैं, वापस 5 रीजन में काटते हैं। ग्राफ स्टार्ट करने के पहले किसी भी ग्राफ का नियम होता है कि भाई उसका स्लोप का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए हम लोग को। एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ V वर्सेस X, तो मेरे को इस ग्राफ का स्लोप का आइडिया होना चाहिए। नाउ व्हाट इज E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाई dx। मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप होगा उसका नेगेटिव इज इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरे को पता है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? पॉजिटिव E0 कांस्टेंट। तो इस रीजन में स्लोप होना चाहिए नेगेटिव। ठीक है, क्यों? नेगेटिव ऑफ नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, एक बात। और ये कांस्टेंट है E0, तो इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होगा। स्लोप कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन, है ना? किसका भाई स्लोप कांस्टेंट होता है? स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है और नेगेटिव स्लोप होना चाहिए। अगेन यहां से यहां जब जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे तो वोल्टेज घटता है, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज घटता है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो 0, यहाँ घटता है। यहाँ घटने का रेट ज़्यादा होगा, यहाँ घटने का रेट कम होगा, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, राइट। नाउ ड्राइंग दिस, ये यहाँ पे ज़्यादा स्टीप, थोड़ा कम स्टीप। लेट्स ड्रॉ इट अगेन। ये ज़्यादा स्टीप, थोड़ा कम स्टीप, थोड़ा क्या बहुत कम स्टीप, ज़्यादा स्टीप, और ये दोनों स्टीपनेस बराबर होना चाहिए। डायग्राम में दिख नहीं रहा होगा पर दोनों स्टीपनेस बराबर ट्राई किया बनाने का। 0 अगेन, ये और ये तीनों 1 2 3, ये 3 रीजन है। इन तीनों का स्लोप सेम है और स्लोप नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव ऑफ dV dx इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज E0 पॉजिटिव, है ना। यहाँ पर ये क्या है? ये स्लोप है E0 बाई के। यहाँ पर स्लोप क्या है? 0, बिकॉज यहाँ पे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था तो स्लोप 0 रहेगा। V वर्सेस X ग्राफ का स्लोप जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो इस हिसाब से, और एक बात भी क्लियर है, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पोटेंशियल डिक्रीजेस। हम लोग हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, इसलिए ग्राफ ऐसा बना। ठीक है, ये रफ एक स्केच था ग्राफ का। आगे बढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स शुरू करते हैं, फिर वापस कुछ और कॉन्सेप्ट्स है डाइलेक्ट्रिक पर जिस पे कंटिन्यू डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है ना, शुरू करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वाइप दिस ऑफ।
आई होप ये क्लियर होगा, और कुछ भी डाउट रहे पुट डाउन योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, विल ट्राई टू एड्रेस देम एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ कि 1 2 3 तीनों कैपेसिटर सीरीज में है एक ही लाइन में, और यहां पर हम लोग एक बैटरी लगा दिए। सीरीज का मतलब यही हुआ ना कि जो करंट यहां फ्लो करेगा वही करंट यहां फ्लो करता है, वही करंट यहां फ्लो करता है। ठीक है, या जो चार्ज फ्लो इस वायर में होगा वही चार्ज फ्लो इस वायर में होगा, वही चार्ज फ्लो इस वायर में होगा एट द सेम इंस्टेंट। और भी इस पर डिटेल अंडरस्टैंडिंग हम लोग समय पे बनाएंगे जब लोग रेजिस्टेंस पे बात करने वाले हैं, जब लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। अभी कैपेसिटर में आई गेस ये अंडरस्टैंडेबल है कि सीरीज़ में ये होता है कि जो वोल्टेज हम लोग देते हैं यहाँ से, कुछ वोल्टेज ये कंज्यूम करता है, कुछ वोल्टेज ये, कुछ वोल्टेज ये। ओवर टाइम हम लोग ये एक अंडरस्टैंडिंग बनाने वाले हैं कि कोई भी एक क्लोज लूप में सम ऑफ एनर्जी मस्ट बी जीरो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको हम लोग नाम देने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ आगे चलकर। अभी के लिए तो इसको इस तरह बोलते हैं कि सम ऑफ एनर्जी इन अ क्लोज लूप मस्ट बी जीरो। कैसे? जितना भी ये बैटरी एनर्जी दिया वो पूरा इस फ्लो में खत्म हो जाएगा। जो एनर्जी यहां से मिला, लेट्स से इसका वोल्टेज है V, कुछ वोल्टेज ये खाएगा, कुछ वोल्टेज ये कंज्यूम करेगा, और कुछ वोल्टेज ये तीसरा वाला कंज्यूम करेगा, पर तीनों में कंज्यूम कर लेगा। तो कोई भी चार्ज अगर यहाँ से निकला जिसमें एनर्जी डाल दिया गया है, वो उसका एनर्जी कुछ ये कंज्यूम करने वाला, कुछ ये कंज्यूम करेगा, कुछ ये कंज्यूम करेगा। समझने वाला बात ये है कि अगर हम लोग 3 कैपेसिटर ना लेकर एक कैपेसिटर ले और वो तीनों के बराबर का काम कर दे, तीनों बराबर काम कर दे मतलब जितना चार्ज ये तीनों मिलके फ्लो करवाया बैटरी से उतना वो अकेला फ्लो करवा दे। ठीक है, जितना तीनों मिलके फ्लो कराया बैटरी से चार्ज उतना वो अकेला फ्लो करवा दिया कर। तो देखो क्या है कि इस बैटरी का कनेक्शन सिर्फ इस वाले प्लेट से और इस वाले प्लेट से, लेट्स से इसको हम प्लेट A और इस वाले को हम प्लेट B बोलते हैं। बाकी तो देखो आइसोलेशन में ना बीच में एयर गैप है ना। तो अगर ये पोलैरिटी, ये बैटरी का ये प्लस पोलैरिटी यहां पर टच में है, वो यहां से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, और बैटरी इज अ पैसेज ऑफ चार्ज। हम लोग बात किए हैं पहले भी, बैटरी को एक रास्ता की तरह मानो जहां से चार्ज लांग कर उस पार जा सकता है, चार्ज पार करके उस पार जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से चार्ज इस पार चला गया और यहां पे क्या हो गया, प्लस Q हो गया। जितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकले वहां पे जाके सेटल हो गए। ठीक है, नाउ बाय लॉ ऑफ इंडक्शन लिटरेचर में पढ़ चुके हैं, इधर प्लस तो इधर उतना ही माइनस। ना ये दोनों प्लेट मिलाकर आइसोलेशन में है तो इधर उतना ही प्लस आना चाहिए ताकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अभी भी होल्ड करे, सही से कंजर्वेशन चार्ज रहे। अब प्लस Q के सामने वाला क्या होगा, वापस माइनस Q होगा। वापस इन लोग क्या आइसोलेशन में है, तो अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे प्लस Q होगा। अगेन प्लस Q के सामने माइनस Q होना चाहिए था और वो है भी। तो देखो फ्लो कितना किया चार्ज बैटरी के थ्रू, Q बोल सकते हो यहाँ से प्लस इधर चला गया, यहाँ से माइनस इधर चला गया, पर फ्लो तो सिर्फ Q ही किया। यहाँ पे भी Q ही चार्ज फ्लो करे तो ये इसका इक्विवेलेंट कहलाएगा। इक्विवेलेंट वर्ड का मतलब होता है, इक्विवेलेंट वर्ड का मतलब होता है समानुभाव, सेम इफेक्ट क्रिएट करना। जो इफेक्ट ये तीनों मिलकर क्रिएट कर रहे हैं एक्सटर्नल पर, एक्सटर्नल कौन है, बैटरी पर, वही इफेक्ट ये क्रिएट कर रहा है। जो चार्ज ये स्टोर करवा रहा है या चार्ज पार करवा रहा है बैटरी से, उतने चार्ज तीनों मिलकर पार करवाया था, है ना। एक बात जरूर याद रख लें, जो चार्ज यहां स्टोर होगा वो तीनों में होगा और वही चार्ज इक्विवेलेंट पर भी स्टोर होगा। ये बात समझ में आ गया होगा, बिकॉज चार्ज फ्लो तो सिर्फ Q ही किया है, बाकी तो इंटरनल एडजस्टमेंट है। तो सीरीज के बारे में हर कैपेसिटर पे सेम चार्ज स्टोर होगा, ठीक, नंबर 1, और इक्विवेलेंट पर भी वही चार्ज स्टोर होगा ना। ये जो वोल्टेज दे रहे हो, ये जो बैटरी दे रहे हो, ये अकेला ये पूरा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो वी कैन बी राइट V इज इक्वल्स टू Q बाई C इक्विवेलेंट। व्हाट इज V1? Q बाई C1। व्हाट इज V2? Q बाई C2। व्हाट इज V3? Q बाई C3। मतलब जो कुछ वोल्टेज ये कंज्यूम किया से V1, कुछ ये
कुछ ये है ना, जो बैटरी से दिए वोल्टेज कुछ यहाँ कंज्यूम हुआ, कुछ यहाँ कंज्यूम, कुछ यहाँ कंज्यूम हुआ। सारा हिसाब पत्र सही चल रहा है। अब Q कैंसिल कर देंगे, विल बी लेफ्ट विथ 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो सीरीज में जिस तरीके से हम लोग ऐड कर रहे हैं कैपेसिटर को, कुछ इसी तरीके से हम लोग स्प्रिंग को भी ऐड करते थे। याद करो 11 में स्प्रिंग को भी सीरीज में इस तरह ऐड करते थे, विच इज ऑपोजिट ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स को सीरीज में ऐसे नहीं, पैरेलल में ऐसे ऐड करते थे। याद करो, अगर R1 R2 R3 तीन रजिस्टर दे दिए जाए, याद करो अगर R1 R2 और यहां पर R3 तीन रजिस्टर्स पैरेलल में लगा दिए जाए तो ऐड कैसे करते थे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। याद आ रहा है? सिमिलरली हियर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो क्या सीखे, स्प्रिंग और कैपेसिटर दोनों एक तरीके से ऐड होता है, मतलब दोनों का मेथोडोलॉजी एक रहेगा। हम लोग पैरेलल भी प्रूव कर देंगे अभी थोड़ी देर में। तो स्प्रिंग और कैपेसिटर विल फॉलो द सेम रूल ऑफ कॉम्बिनेशंस, मतलब सीरीज में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और स्प्रिंग के लिए भी 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 अगर सीरीज में है, विच इज ऑपोजिट ऑफ ऑल अदर्स। ऑल अदर मतलब रेजिस्टेंस हो सकता है, थर्मल कंडक्टिविटी हो सकती है, भाई इंडक्टर्स का बात करेंगे तब भी हो सकता है। वहां पे ये वाला फॉर्मूला पैरेलल में लगता है। ठीक है, अगला वाला डिस्कशन करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर बात को कंक्लूड करते हैं वापस से। फिलहाल के लिए क्या क्या कंक्लूजन रखना है, सब पर चार्ज सेम रहता है सीरीज में, और जो चार्ज सब पर रहता है वही इक्विवेलेंट पर रहता है। ठीक है, अल्टीमेटली बाकी सब तो इंटरनल एडजस्टमेंट है ना, सिर्फ यही चार्ज फ्लो किया है। ठीक है, तो जो बैटरी दी है वही बैटरी दी है, तो जो चार्ज ये फ्लो कराए वही ये फ्लो कराएगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन। कुछ एप्लीकेशंस भी करेंगे जब हम लोग आगे अंडरस्टैंडिंग और बना लेंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। तो पैरेलल ना, अगर ये C1 है, समझना, ये देखो फॉर्मूला मेन जानना है, बट सारे स्टेप्स जानना इसलिए जरूरी है ना, ये अपने को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराता है हम लोग से, इसलिए अपने सारे स्टेप्स को और डेरिवेशंस को देखते हैं। काम में तो आना है, सब जो चीज़ सीख रहे हो सब काम में आना है, कुछ बेकार नहीं जाएगा। चीज़ों को देखना काफ़ी आसान हो जाएगा अगर डेरिवेशन देखते हो हर एक चीज़ का। ये C1 C2 C3 और यहाँ पर C इक्विवेलेंट। ठीक है, तो जो बैटरी यहां लगाएं वही बैटरी यहां लगाएं। अगर तो जो चार्ज तीनों मिलकर स्टोर किया वो चार्ज अकेला अगर वो स्टोर कर ले तो ये इन तीनों का इक्विवेलेंट है, समानुभाव है ना। ना ये प्लस वाला जो पोलैरिटी है वो यहां से यहां से यहां से तीनों के कनेक्शन में है ये इस बार, तो वो यहां से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, लेट्स से Q3 इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ गया, लेट्स से यहां से भी इलेक्ट्रॉन खींचा तो यहां प्लस Q2 यहां माइनस Q2 आ गया, और यहां से प्लस Q1 यहां पे माइनस Q1। कैसे हुआ, यहाँ का इलेक्ट्रॉन खींच के यहाँ पे सेटल, यहाँ का इलेक्ट्रॉन खींच के यहाँ पे सेटल, यहाँ से खींच के यहाँ पे सेटल, यहाँ डेफिशिएंसी यहाँ एक्सेस है ना, और चार्ज तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो गया फिर। ठीक है ना। ओके, नाउ अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस, टोटल चार्ज कितना पास किया बैटरी से इस बार, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है ना। तो यहाँ पे चार्ज कितना स्टोर होना चाहिए अगर वो उसका इक्विवेलेंट है, तो प्लस Q माइनस Q। प्लस Q कौन सा Q, ये वाला। ठीक है, एक बात ये भी समझो कि ये जो Q3 है, यहाँ पे Q2 है, Q1 है, जो भी है ये चार्ज उस मुताबिक निकल रहा है, उसके हिसाब से निकल रहा है ताकि यहाँ का वोल्टेज V बना रहे। बिकॉज देखो जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज इधर है, और जो इधर है वही इसके अक्रॉस, वही इसके अक्रॉस, वही इसके अक्रॉस। पैरेलल मतलब उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना है ना, और सीरीज मतलब उन पर चार्जेस सेम होना, तार का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना, टूटना नहीं चार्ज वायर का, सॉरी चार्ज बोल रहा हूँ, वायर का टूटना नहीं। जैसे अगर वायर लगातार है, जैसे लास्ट वाले केस में देख रहे थे, एक के बाद एक के बाद एक, और कोई तार टूट के नया तार निकला हुआ नहीं था, मतलब वो तीनों अपने में सीरीज में थे। यहाँ पे सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ वही यहाँ वही यहाँ, तो ये पैरेलल में है। ठीक है, नाउ व्हाट इज Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इनटू V है ना, CV।
नाउ व्हाट इज Q1? C1V, C2V एंड C3V, बिकॉज सबके पास पोटेंशियल सेम है. कुछ तो आइडिया अपने को 9-10 से भी है इनसे बारे में ना, ऐसा कुछ पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है ना. तो C इक्विवेलेंट क्या हो गया? C1 प्लस C2 प्लस C3. रेजिस्टेंस में R1 प्लस R2 प्लस R3 तब होता था जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता था, और यहां वैसा तब हो रहा है, वैसा लुक्स लाइक फॉर्मूला, जब पैरेलल में है. मतलब वहां पे जो फॉर्मूला सीरीज में लगता था रेजिस्टेंस में, वो यहाँ पे पैरेलल में लगता है, और जो वहाँ पैरेलल में लगता था वो यहाँ पे सीरीज में लगता है. कंक्लूजन बस ये याद रखो, स्प्रिंग और कैपेसिटर जो भी रूल फॉलो करते हैं उसका ठीक उल्टा रूल बाकी सब फॉलो करते हैं. बाकी सब में अपने लेवल पे कौन कौन है? रेजिस्टेंस, थर्मल कंडक्टिविटी जब बात करते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस, एंड देन इंडक्टर. हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि आगे, ठीक है ना. तो फिलहाल ये याद रखना. ओके, नाउ नोइंग ऑल दीज थिंग्स, लेट्स गो फॉर एन एप्लीकेशन. तो यहाँ पे क्या सीखने मिला? सबके क्रॉस वोल्टेज सेम होता है, वहाँ पे सबके क्रॉस चार्ज सेम होता है ना. ओके, लेट्स मूव फॉर एन एप्लीकेशन. 2 कैपेसिटर है और लेट्स से सीरीज में लगाते हैं. पैरेलल पे क्वेश्चन काफी आसान बन जाता है, सीरीज वाला पहले करते हैं. पहला कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड, दूसरा कैपेसिटर 3 माइक्रोफैराड, और यहां पे मान लेते हैं एक बैटरी लगा दी गई है, प्लस माइनस 100 वोल्ट. बड़ा सिंपल से क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है. क्वेश्चन पार्ट ए रखते हैं कि C इक्विवेलेंट निकालना है. क्वेश्चन पार्ट बी रखते हैं चार्ज निकालना है. क्वेश्चन पार्ट सी रखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस हर एक के क्रॉस निकालना है, हर एक के क्रॉस. ना हाउ टू फाइंड C इक्विवेलेंट? देखो 1/C इक्विवेलेंट क्या था? 1/C1 प्लस 1/C2. तो ये क्या हो गया? C1 C2, ये क्या हो गया? C2 प्लस C1, ये हो गया 1/C इक्विवेलेंट. तो अपने लिख देंगे C इक्विवेलेंट हो गया C1 C2 बाई C1 प्लस C2, है ना. तो व्हाट इज C इक्विवेलेंट? 2 3 6 बाई 2 प्लस 3 5 इज C इक्विवेलेंट, विच इज 1.2 माइक्रोफैराड, है ना. सीधा ये लगा देंगे. क्यों सॉल्व करो इतना? C1 C2 ना, 2 इंटू 3 6 बाई 2 प्लस 3 5, 1.2 माइक्रोफैराड. तो पहले वाले का आंसर 1.2 माइक्रोफैराड. सिंपल था. नाउ व्हाट इज द चार्ज स्टोर्ड बाय दिस इक्विवेलेंट कैपेसिटर? C इक्विवेलेंट इनटू V. इक्विवेलेंट का क्रॉस V कितना है? 100. पूरा ना, पूरा वही बैटरी. तो 1.2 इंटू 100 इज 120 माइक्रोकूलम, बिकॉज माइक्रोफैराड था. तो ये हो जाएगा 120 माइक्रोकूलम. व्हाट अबाउट V? पोटेंशियल डिफरेंस. अब जितना चार्ज इस पर इक्विवेलेंट पर, उतना ही चार्ज इस पर भी, पर इस वाले पे प्लस, इस वाले पे उतना ही माइनस, इस वाले पे उतना ही प्लस, इस वाले पे उतना ही माइनस. सीखे अभी थोड़े पहले. तो यहाँ पे होगा 120 माइक्रोकूलम प्लस माइनस 120 माइक्रोकूलम प्लस 120 माइनस 120, राइट. तो व्हाट इज V1? लेट्स से दिस वोल्टेज Q बाई C कितना होगा? ये 60 वोल्ट. कैसे? 120 माइक्रोकूलम बाई 2 माइक्रोफैराड. माइक्रो कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा? इट्स लाइक Q बाई C, सिंपल V ना, 60 वोल्ट कूलम पर फैराड. नो व्हाट इज V2? ऑब्वियस है, अगर ये 60 है तो बचा हुआ यहाँ पे जाएगा. चेक भी कर लो एक बार. 120 बाई 3 माइक्रो कूलम बाई माइक्रोफैराड, माइक्रो कैंसिल. व्हाट इज दिस? 40 वोल्ट, ठीक है ना. अब अगर मान लेते हैं पार्ट ए और भी पूछा ही नहीं होता, स्ट्रेट अवे पार्ट सी पूछता, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना, या फिर बोलता है यहाँ का वोल्टेज निकालो, गिवन यहाँ का वोल्टेज 0 है, लेट्स से. तब क्या करेंगे? तब अपने ना थोड़ा एक लॉजिक जान के रखते हैं कम से कम. सीरीज में करो, सब पे चार्ज सेम होता है. तो इफ आई राइट V1 बाई V2, व्हाट इज दिस? Q बाई C1 बाई Q बाई C2. Q कैंसिल हो गया. क्या आया? C2 बाई C1. मतलब जो पोटेंशियल होता है वो ड्रॉप तो होता है, बट दैट डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द कैपेसिटेंस. मतलब कोई बात करें V1 निकालने का, तो V1 का वोल्टेज, ये V1 वोल्टेज क्या होगा? C2 बाई C1 प्लस C2, यही ना. V1 बाई V2 है, C2 बाई C1, तो बिकॉज Q सेम था, है ना. V1 था Q बाई C1, V2 था Q बाई C2, Q कैंसिल हो गया, C2 बाई C1. नाउ व्हाट इज V1? C2 बाई C1 प्लस C2
ऑफ टोटल। अरे भैया, राम इज टू सीता 2:1 के रेशो में चॉकलेट बांट रहे हैं, टोटल चॉकलेट्स है 9, तो राम को कितना मिलेगा? 2/2 + 1 ऑफ 9 करते थे ना, 2/2 + 1 है ना, टोटल को 3 पार्ट में काटे, 2 + 1 मतलब 3 पार्ट, 2 हिस्सा राम लेगा, सीता 1 हिस्सा, ऑफ कितना? टोटल 9। तो C2/C1 + C2 ऑफ टोटल VV कितना है? 100। व्हाट इज C2? 3/5 into 100 which is 60 volts. I hope you understand. Similarly we can write for V2. V2 क्या होगा? C1/C1 + C2 which is like 2/5 of 100, 40 volts आएगा. तो that's one more way. तो क्या याद रखना है? सीरीज में वोल्टेज डिवाइड्स इन द इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। एक बात और, अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो तो तुमको पता है C2 क्या होता है? ε0A/d और ε0A/d। अगर मान लो डिस्टेंस दे दिया रहा है, C ना देके डिस्टेंस दिया रहा है और बोल दे एरिया सेम है, तो V1/V2 इज D1/D2, मतलब वोल्टेज ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स given they are connected in series, given they have the same area and they are parallel plate capacitor। तब सिर्फ तब के लिए, ये सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए बना है, काम में आएगा ये भी डायरेक्टली, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए सारा लॉजिक्स। आगे हम लोग लास्ट वाले वीडियो में डायलेक्ट्रिक्स पर कुछ बात कर रहे थे, कॉम्बिनेशन पर, उससे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ओके हम लोग ऐसे आने वाले टाइम में ना और बहुत सारी डिटेलिंग करने वाले हैं। ये तो बेसिक सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन था, आने वाले टाइम पर हम लोग बहुत तरह तरह के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस देखेंगे जिसको सिंप्लीफाई करके फिर सॉल्व करना होता है। तो अभी तो जो सीख रहे हैं वो एकदम एलिमेंट्री है, स्कूल लेवल हो या फिर कोई भी लेवल पर, ये तो एकदम एलिमेंट्री चीज़ है ना। बहुत लोगों को लग भी रहा होगा बहुत एलिमेंट्री है, तो कोई बात नहीं, ग्रेजुअली हम लोग लेवल अप करते जाएंगे, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन था जो मैंने लास्ट वाले वीडियो में बस इसका जिक्र किया था हल्का सा, कि भाई ऐसे करके एक कैपेसिटर है, इसके बीच में 2 डाइलेक्ट्रिक है, एक इधर एक इधर, इधर K1 इधर K2, डाइलेक्ट्रिक है ना, ये डिस्टेंस d/2 अपने चाहे तो इसका C निकाल सकते हैं, पता है कैसे? ε0A/d - T1 - T2 + T1/K1 + T2/K2 किए थे ना, फॉर्मूला सीखे थे वाला, या तो ये कर सकते थे, बट इसके अलावा भी एक मेथड है जिसको अभी सीखना है। वो क्या है? देखो, इस वाले कैपेसिटर को ना हम लोग इस तरह तोड़ के बनाते हैं। तोड़े कैसे? यहां से यहां तक एक कैपेसिटर, और इसको स्प्लिट कर देते हैं, सोचते हैं ये एक फेस और ये एक फेस, दो को अलग करके बनाते हैं वापस, हालांकि दोनों को पोटेंशियल सेम है ना। और यहां पर K1 इमर्स किया हुआ मीडियम, और यहां पे क्या है? K2। इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? K1 टाइम्स ε0A/d/2, एरिया तो वही है बट डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। इसका K2 टाइम्स ε0A/d/2। याद होगा शायद सबको कि जब अगर पूरा पूरा इमर्स कर दिया जाए कोई एक मीडियम को एक कैपेसिटर में, तो कैपेसिटेंस बिकम्स K टाइम्स, तो ε0A/d/2 K1 टाइम्स या K2 टाइम्स। ये K1 K2 को हम εr भी बोल सकते हैं, याद होगा है ना। εr into ε0 is epsilon electrostats। Now how do you add them? So what is C equivalent? डिराइव होके दिखा रहे हैं भाई, बट फिर याद कर लेना क्या क्या डिराइव होता है। C1 C2/C1 + C2, C1 ये K2 टाइम्स, ये K1 टाइम्स बाई C1 + C2, तो ε0A/d/2 K1 + K2 कॉमन ले लो, तो ये एक कैंसिल हो गया, क्या बचा? ε0A/d/2 now what do you learn out of this? C equivalent is ε0A/d/2 K1 K2/K1 + K2, मतलब दो में से किसी भी एक का कैपेसिटेंस निकाल लो बिना डायलेक्ट्रिक के, और देखो फिर K1 K2 सीरीज में ऐड हो रहा है, एक तरह से डायरेक्टली याद कर लो, K1 K2/K1 + K2,
ये दोनों सीरीज में ऐड हो रहा है, बाकी तो सब कॉमन ही है, तो कॉमन चला गया। इन केस K1 इक्वल टू K2 होता तो क्या होता, K²/2K, है ना, K²/2K, तो क्या बचता, K/2, ये नीचे वाला 2 और वाला 2 कट जाता, बचता K टाइम्स एप्सिलॉन A/D, जो कि सही भी है ना। दैट इज़ वन। हो सकता है कि हम जो डायलेक्ट्रिक को इस तरह ना डाल के एक दूसरे तरीके से डालें। एग्जाम्पल लेते हैं, डायलेक्ट्रिक को हम लोग कुछ इस तरह इमर्स किए हैं, आधा ऐसा, समझ ना। एक प्लेट है, उसमें ऊपर के हाफ में K1, नीचे के हाफ में K2। पहले क्या था, पहले K1 फिर K2। इस बार सोचो कि एक रूम है, रूम के नीचे में पानी भर दिया गया, ऊपर में तेल भर दिया गया है, 2 इमिसिबल लिक्विड है ना। तो हाफ ऑफ द वॉल एरिया A/2 पानी लिया, ऊपर का आधा एरिया ऑयल यूज कर रहा है। सिमिलरली K1 K2, इसको रीड्रॉ कैसे कर सकते हो, ये वापस एक कैपेसिटर है जहाँ पे हम लोग K1 K2 इस तरह डाल दिए। हम लोग को पता है K1 K2 या फिर कोई भी मीडियम इमर्स करने से ना कैपेसिटेंस चेंज होता है, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी। अब कोई भी तरह का वेरिएशन इस तरह दे सकते हैं, बहुत तरह का वेरिएशन पॉसिबल है। वन ऑफ देम, ऊपर में K1, नीचे में K2। हम लोग क्या कि इस प्लेट को यहां से ब्रेक करके बना दिए, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। भैया जो पोटेंशियल इसका थ्रू आउट है वही है, तो हम लोग इसका और इसका पोटेंशियल सेम बोलते हैं ना, इसे तार से भी जोड़ दिए। इसका ये पूरा एक ही है ना, इसे तार से भी जोड़ दिए, बट अलग दिखा रहे ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बना पाए। दिख रहा है दोनों पैरेलल में, K1 टाइम्स एप्सिलॉन A/2D। देखो भैया D तो वही है और ये एरिया आधा एरिया था। अच्छा, लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग D/2 की, हो सकता है D/3 और दूसरा वाला कुछ 2D/3 होता है ना, हो सकता था। तब उसके लिए हम लोग फिर वापस बहुत मेहनत करना पड़ता सॉल्व करने में, बट हम एक स्पेशल क्वेश्चन दिखा रहे हैं, जितना भी स्पेशल अरेंजमेंट पॉसिबल है ना, स्पेशल केस जितना पॉसिबल। जैसे ये सिमेट्रिकल स्लैब डाले हैं, जितना बड़ा स्लैब है उतना बड़ा स्लैब ही है, और इस तरह इमर्स किया गया, तो आधा एरिया ये आधा एरिया कंज्यूम कर रहा है, तो K2 टाइम्स एप्सिलॉन A/2D। नाउ दे आर इन पैरेलल, तो व्हाट इज C इक्विवेलेंट, K1 प्लस K2 एप्सिलॉन A/2D। Now we can have many more arrangement like this. हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा ना हो, ऐसा हो कि भाई यहाँ पर स्लैब ये K2 और ये K3 तक, और ये भी हो सकता है कि ये K1 K2 K3, हो सकता है ये भी कटा होता, तो K1 K2 K3 K4, 4 स्लैब्स होते। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सोचो इसको पहले अलग करो, तो ऐसा कुछ बना, और फर्दर यहीं पर ही अगर करके देखें, 2 सीरीज में है, K2 K3। नाउ यहां क्या है, डिस्टेंस भी आधा और एरिया भी आधा, यहां डिस्टेंस भी आधा है और एरिया भी आधा है, ऊपर वाले में सिर्फ एरिया आधा है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, K2 एप्सिलॉन A/2 D/2। इसका क्या होगा, K3 एप्सिलॉन A/2 D/2। समझ आ रहा है, एरिया आधा आधा, फिर D/2 तक, फिर D/2 तक, तो ये दोनों सीरीज में और फिर ये पैरेलल में। ट्राई योरसेल्फ। और चौथा केस रहेगा, चौथा केस क्या रहेगा, क्वेश्चन बना दे रहे हैं, ट्राई टू गेट द आंसर ऑफ दिस, विल ट्राई टू आंसर देम इन द नेक्स्ट वीडियो। और यहाँ पे मान लो K1 स्लैब, K2 K3 एंड देन K4, ठीक है, कि ऐसे 4 स्लैब डाले गए और इनका C इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। दिस विल बी योर असाइनमेंट। सो विल एंड अप हियर, हम लोग यहीं पे आज रोकते हैं इस वीडियो को। विल कंटिन्यू विद दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। दिस मच फॉर द डे। कीप वॉचिंग। जो भी डाउट है, पुट डाउन योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, विल कीप आंसरिंग देम। थैंक यू।